नमस्ते व्यूअर्स। आत्महत्या या कहीं सुसाइड, ये टर्म किसी के लिए भी आज नया नहीं है। आज आप न्यूज़पेपर उठाइए, सोशल मीडिया पर देखिए, ऐसी न्यूज़ अब बहुत कॉमन हो गई हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के मन में सुसाइड करने का ख्याल क्यों आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि इसके पीछे है बहुत गहरे राज। तो चलिए इस सीरियस टॉपिक पर आज करते हैं डिटेल डिस्कशन अपनी एक्सपर्ट शारू जी के साथ। शारू जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया सोनम जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सभी दर्शकों का भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। शारू जी, इस टॉपिक पर हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगी, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, तो मैं चाहूँगी कि आप पहले व्यूअर्स को क्लियर करें कि आज हम इस टॉपिक पर जो बात करने जा रहे हैं, ये क्यों इतनी अहम है और क्यों इसको कुछ सेलेक्टेड लोग ही समझ पाएँगे? देखिए, ऐसा है सोनम जी कि जब आध्यात्मिक चीज़ों से और पर्सपेक्टिव से हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो चीज़ें हमको समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पे ये जो एपिसोड होने वाला है, उसमें हम बहुत सी चीज़ें हैं जो समझने वाले हैं, जो आफ्टर लाइफ के बाद होती हैं। यानी कि क्या होता है जब एक आत्मा अपने शरीर से बाहर निकल जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने अपने फादर के साथ जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने शेयर सबके साथ किया। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें लोगों का लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि शायद वो रैशनल उसमें डालने चाहते हैं या उसमें डालते हैं, और उनको ये लगता है कि जो भी कुछ है वो फेक है। मैं ये नहीं बोलती कि चीज़ें फेक नहीं होती, बट डेफिनेटली अगर हम थोड़ा ओपन माइंडेडली देखें किसी चीज़ को या समझें किसी चीज़ को, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को देख के, और उसके बाद उसको हम लोग अप्रोच करें, तो हम किसी भी सब्जेक्ट को हम समझ पाएंगे। तो आज का जो ये सत्र है जो हमारे साथ है, आज जो हम कर रहे हैं, वो लोगों तक चीज़ों को समझाना, पहुंचाना है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है या हुआ है, या बहुत से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे जो सुसाइड की जो करके सोल्स जा रही होती हैं, उनके साथ का मेरा एंजल्स के साथ एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से मैं दरख्वास्त करूंगी सभी लोगों से कि अगर आप लोग ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ओपन माइंडेडनेस से सुने। किसी के ऊपर बेकार का क्रिटिसिज्म या उन सोल्स का जो चले गए हैं उनके ऊपर कोई कमेंट पास ना करें। तो ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे ट्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं आपको इसमें शेयर भी करूंगी। सो प्लीज ट्राई टू हैव लिटिल बिट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं। सो ये ज़रूर मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगी। अच्छा शारू जी, हमने पहले भी आपके साथ पॉडकास्ट बनाया जिसमें आपने अपनी जो फादर के साथ की और एंजल्स के साथ की अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आप इस सब्जेक्ट को, डेथ को इतना डीपली कैसे समझ पाईं? सोनम जी, एक्चुअली मैं अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि ये चीज़ कोई फ़ेक नहीं है, या ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपनी स्टोरी मेकअप करी माइंड में। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ शुरू हुई जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। तब मेरे जो अंकल रहे, उनकी डेथ हुई थी, और ही वाज़ जस्ट 34-35। ही वाज़ वेरी क्लोज़ टू, वी हैड अ क्लोज़ निट फैमिली, तो हमारा बहुत ज़्यादा उनके साथ था। तो जब वो व्हेन ही पास्ड ओवर, और वो सुसाइड नहीं था, दैट वाज़ अ नेचुरल डेथ जो उनका हुआ था। तो जब 13th डे, जो हम 13वीं कर लेते हैं, जब रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये एपिसोड याद है कि मैं अंदर वॉशरूम में गई थी, और वॉशरूम में जैसे ही मैंने मुंह धो के हटी, मेरे सामने एक बहुत बड़ा मिरर था। तो जब मैंने मुंह धोया अपना, तो उस मिरर में देखा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वो खड़े हैं सामने, अच्छा। एंड आई कुड सी थ्रू द मिरर। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं दिख रहे थे, मुझे मिरर में दिख रहे थे। और ओह! जब मैं इधर देखती थी तो वो मिरर में सामने खड़े होके देख रहे थे, और एक जैसे एक स्माइल ऑन द फेस, जस्ट टू टेल मी कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हैप्पी फेस था उनका, कोई सैड फेस नहीं था, एक हैप्पी फेस था। और ऐसा करके सिर्फ ये दिखा के वो चले गए। उस समय सोनम जी क्या फ़ील हुआ कि, क्योंकि छोटी थी, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मेरे मन की मनगढ़ंत कहानी है, हुँ, या शायद मेरे दिमाग ने ही कुछ बना कुछ लिया है। वहम हो गया। हाँ, कि शायद क्योंकि मैं उनको उनके साथ अटैच थी, तो इसलिए मैं उनको देख पा रही हूँ। तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन इस उस समय एक चीज़ ज़रूर थी कि मैं शिव बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती थी। क्योंकि शुरुआत से ही, बचपन से ही लाइफ में चैलेंजेस थे सोनम जी, तो
मेरे लिए सिर्फ एक शिव बाबा ही सब कुछ थे, चाहे वो दोस्त, चाहे मेरे कोई भी, जैसे जैसे बोलते हैं ना, एक प्रगाढ़ एक कनेक्शन था मेरा उनके साथ। तो मैं उनके साथ ही बात करती थी और मुझे डर भी नहीं लगा जब वो देखा मैंने उनको, तो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बस उनको देखा, एंड बिकॉज़ मैं शिव बाबा से बहुत बात ऐसे करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कुछ दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा। ये एक एपिसोड था और वो मैं भूल गई। हुँ। सेकंड उस टाइम आपकी उम्र क्या रही होगी आपने बताई? आई थिंक 5 5th या 6th स्टैंडर्ड में होंगी मैं, मतलब तो 5वीं, हार्डली 12-13 साल के 12-13 साल। बच्चे की उम्र रही होगी। जी, जी, जी। उसके बाद फिर एक और एपिसोड मेरे साथ हुआ, दैट वाज़ व्हेन आई वाज़ 15 या 16 साल की होंगी मैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं शिव बाबा से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने घर की बालकनी में जाके रात-रात को उनसे बात किया करती थी। तो अचानक से एक अंदर से एक फीलिंग आया कि कुछ गलत होने वाला है। तो अगले दिन पता चला कि मैं, मेरे जो कज़िन मामा, जो एक बहुत ही उम्दा डॉक्टर रहे, उनकी अचानक से मृत्यु हुई, वो भी 30-35 इयर्स में। ओहो! तो उनका भी नेचुरल डेथ था, बट और वो कैंसर के डॉक्टर थे और बहुत उन्होंने सेवा की थी और वो मेरे से बहुत अटैच थे और मुझे बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। और वो बाहर चले गए थे तो उनकी लेटर्स वगैरह ये सब मेरे पास आती थी, मैं बहुत सीखती थी उनसे। तो जब वो गए तो एक दिल में जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से एक, जैसे होता है ना, एक वॉइड और किसी ने मारा हो थप्पड़, हुँ, कि हुँ। कोई चला गया और दर्द होता है ना बहुत ज़ोर से, तब ऐसा दर्द हुआ उस समय। और जैसे आज भी अगर आप अपने प्रियजन को खोते हैं तो सबसे पहला क्या चीज़ होता है कि मुझे बात करनी है हुँ, उनसे। हुँ, हुँ। तो मैंने शिव बाबा को बोलना शुरू किया कि मुझे एक बारी उनको दिखा दीजिए, मैं एक बारी उनको देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। और वो रिक्वेस्ट ग्रांट भी हो गई मुझे, क्योंकि मैं उनके साथ 1 सेकंड के लिए वो मेरे पास आए। ओके। अगेन उन्होंने वो एक स्माइल मुझे दी, स्माइल करके सिर्फ़ उन्होंने मुझे इतना कहा कि जो मैं कर रही हूँ या जिस रास्ते पे हूँ, मैं सही रास्ते पे चलती रहूँ। और बहुत उन्होंने कहा कि अपने आप को प्यार करने के लिए, दैट यू हैव टू लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करना। इतना कह के, इट वाज़ जस्ट अ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन वी हैड, एंड देन ही डिसअपियर। डिसअपीयर्ड। दैट वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड इवेंट ऑफ माय लाइफ, जो कि मैं भूल गई फिर, क्योंकि लाइफ में मटेरियल चीज़ें होती हैं, जॉब है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। सो आई हैड टू गो, अपना स्कूलिंग खत्म करके कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब करना ज़रूरी था मेरे लिए। उसमें चली गई, फिर शादी हो गई और शादी के बाद चीज़ें और बद से बदतर होती चली जा रही थी, बिकॉज़ चीज़ें, देयर वर इमोशनल प्रॉब्लम्स, अदरवाइज़ आल्सो देयर वर फिज़िकल चैलेंजेस दैट वर कमिंग टू मी। तो ये सब चीज़ जो है वो एकदम से धरी की धरी पीछे रह गई। ये कहीं न कहीं, ये जो एक गिफ्ट जो मैं लेके आई थी, एक स्किल सेट, वो डोरेंट हो गया मेरे अंदर। आप भूल गए उनके बारे में? बिल्कुल, सब कुछ भूल गई थी, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। मेरे अंदर सिर्फ़ एक, लोगों के लिए एक गुस्सा, लोगों के लिए एक हेट्रेड, ओह! लोगों के लिए मेरे अंदर एक क्वेश्चन मार्क कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों और किस लिए? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। और मैं, एक क्वेश्चन जो आप सभी लोग जो सफरिंग में होते हैं, वो ये बोलते हैं कि भगवान, मैं तो इस जन्म में सब कुछ सही कर रही हूँ, तो भी मेरे साथ मेरे इतना साथ ही क्यों क्यों? क्यों? तो ये क्वेश्चन मैंने भी कहा हुँ। कहा और शिव बाबा से कनेक्टेड थी, तो शिव बाबा को बोलती थी कि मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं उनको ब्लेम करती थी कि आप तो सब कुछ देख रहे हो, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो उसके बाद ये कड़ी जो हुई ना सोनम जी, टूटी मेरी, ये पैटर्न टूटा, क्योंकि इस बीच में मैंने सुसाइड करने के अटेम्प्ट्स किए। ओह! एंड आई वांटेड टू डू दैट बिकॉज़ आई वांटेड टू एंड माय लाइफ, सिंपल एज़ दैट, बिकॉज़ मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई ज़रूरत ही किसी को नहीं है। तो आई डिड दैट, एंड देन व्हेन इट हैपेंड, उसके बाद ही अचानक से मेरे लाइफ में ध्यान का एक एंट्री हुई, हुँ। यानी कि मेडिटेशन हुई। मेडिटेशन शुरू हुई 2011 में, और उस तक, तब तक मैं सफ़र कर रही थी। आई वाज़ इन एब्सोल्यूट पेन, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, इन एवरी व्हिचएवर वे। सो जब ध्यान शुरू हुआ, जब मेरे गुरु मेरे साथ आए और उनके साथ मैंने पिरामिड वैली जो बैंगलोर में है, वहाँ पे जाके मैं उनके साथ उनके डिस्कोर्सेज़ में सुना करती थी, किताबें पढ़नी मैंने शुरू की। वहाँ पहली बारी मेरा एंजल्स के साथ कनेक्ट हुआ और तब धीरे-धीरे वो चीज़ें जो छूट गई थी, वो फिर से अंदर से जो डोरेंट हो गई थी, वो फिर से निकलनी शुरू हो गई, ध्यान के द्वारा। तो
आई एम लिटरली वेरी ग्रेटफुल टू माय गुरु सुभाष पत्री सर, जो अभी भी मेरे गुरु हैं, चाहे वो फिजिकल बॉडी में है नहीं है, लेकिन वो अभी भी हैं, और मेरे डैड एंड एंजल्स ऑफ कोर्स। तो उन्होंने, एंजल्स ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई, और तब ये चीजें दोबारा से आने लगी। ये तो इसीलिए आपका डेथ के साथ बहुत क्लोजली आप रिलेट कर पाती हैं, समझ पाती हैं। सोनम जी, आपने जो लास्ट मेरा एक एपिसोड किया था जिसमें फादर के साथ था, एक्चुअली दैट वाज द टाइम 2019 जिसमें मैं एक्चुअली, जो उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू टेक केयर ऑफ दोज केसेस, स्पेशली जो टीनेज केसेस होते हैं, जो कि आत्महत्या कर लेते हैं, उनके केसेस को थोड़ा सा देखने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। दैट वाज ओनली आफ्टर 2019, जब मेरे फादर के साथ जो मेरा आफ्टर डेथ कनेक्शन, और ड्यूरिंग दैट डेथ जो उनका एक प्रोसेस चल रहा था, डेथ के प्रोसेस में जब वो थे, वो कनेक्शन था, उससे मेरा वो पोर्टल खुला। एंड प्लस ध्यान बहुत ज्यादा कर रही थी, उससे भी बहुत से पोर्टल्स खुलते जा रहे थे। अच्छा शारू जी, जैसे आज का हमारा जो ये पूरा सेशन है, हमने आत्महत्या यानी सुसाइड पे रखा है। आप भी देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है, आपको क्या फ़ील होता है कि क्यों इतनी सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली जब हम आत्महत्या की बात करते हैं, एक इंसान आत्महत्या की तरफ क्यों जाता है, जैसे अगर सपोज मैं भी उस तरफ जा रही थी, तो मैं क्यों जा रही थी, दुखी, या हाँ, दुःख। एग्जैक्टली, दुख होता है, सफरिंग होती है, और एक इंसान को, एक जिसे बोलते हैं ना, एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की कोई चीज, वो जब खत्म होने लगती है, तो हमें ये लगने लगता है कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं है, एंड वी आर ट्रैप्ड इन दैट सिचुएशन। हमें उस समय ये समझ नहीं आता है कि जिस सिचुएशन में हम लोग अभी हैं, वो सिचुएशन परमानेंट नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के बाद तो खत्म होगी ही। बिल्कुल, लेकिन उस समय क्या होता है, जब हम किसी बहुत जबरदस्त चैलेंज में फंसे हुए होते हैं, हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है, ब्लॉक हो जाता है ना। बिल्कुल, पूरा टाइम हम लोग सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोल्यूशन की तरफ नहीं देखते, हम अपने थिंकिंग प्रोसेस में इतना उलझ जाते हैं कि हम सोल्यूशन को ना देख के हम ये समझने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो एक सोल्यूशन चाहिए, और क्योंकि वो ट्रैप है, और उस ट्रैप से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, और ये ट्रैप आपकी थिंकिंग ने बनाया है। तो जब आप उस चीज से नहीं निकल पा रहे हो, और ज्यादा सफर करते हो, तो आपको लगता है नहीं भाई, सुसाइड ही एक रीजन है, क्योंकि मैं अपने तरीके से जिंदगी नहीं जी पा रही, क्योंकि जैसे मैं अपनी एक लाइफ के एस्पेक्ट को पूरी तरीके से देखना चाहती हूँ, वो नहीं देख पा रही हूँ। और जब वो नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही हूँ, और डिसअपॉइंट हो रही हूँ, तो मुझे लग रहा है जब मैं वो एस्पेक्ट देख ही नहीं पा रही, तो फिर मेरे लाइफ में यहाँ पे होने का क्या कोई रीजन ही नहीं है। रीजन है, कोई रीजन ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि चलो भैया, हम लोग सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम सुसाइड कर लेते हैं, या जो लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, तो उनकी जो सोल होती है, क्या वो अर्थ रियल में ही रह जाती है, या फिर उसका कुछ और होता है आगे? जब हम किसी भी ऐसे इंसान की बात करते हैं जो ये एक ऐसा बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, तो दो तरीके की चीजें होती हैं। तो सबसे पहले एक चीज होती है जो सोल्स यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं कर पाती, बिकॉज दे कैन नॉट सी द लाइट। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम एकदम से, आप सडन, आप डेथ है, आपकी मृत्यु हुई और सुसाइड किया, जो कि आपकी सोल प्लान में कोई भी उसमें नहीं था। कुछ नहीं था कि आपने सुसाइड करना है, बट आपने वो एक चांस उठाया कि मुझे करना है, एंड आई हैव टू एंड माय लाइफ। देन व्हाट विल हैपन, एकदम से आपकी बॉडी से, शरीर में से सोल निकली, आत्मा निकली बाहर, और आत्मा इज कंफ्यूज्ड अब, क्योंकि फिजिकल बॉडी ने ये एक डिसीजन लिया कि मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करना है, जबकि आत्मा को ये पता है कि आज मैं 30, अगर आज सपोज मैं इतने साल की हूं, तो मुझे अभी 30 साल और जीना है, और आत्मा को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 30 साल जीना है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है यानी आत्मा। दिमाग और सोल के बीच में जो डिसीजन है, वो तो दिमाग ने लिया, जो सुसाइड का दिमाग ने डिसीजन ले लिया, इमोशन ने लिया, वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होती है कि हाँ। अचानक से ये क्या हुआ, अभी तो मैं शरीर में ही थी ना। और स्पेशली ये जो नॉन मेडिटेटर्स होते हैं, जैसे लोग, एक सिंपल लोग होते हैं, सपोज हर कोई मेडिटेट नहीं करता है, सिंपल लोग होते हैं जो कि आफ्टर लाइफ में भी विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही उनको समझ नहीं आता, उनकी आत्मा को, वो अवेयरनेस में नहीं होते ना। तो अवेयरनेस में नहीं होंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा ये अचानक से मेरे साथ क्या हो गया।
मैं अभी तो अपनी बॉडी में था, ये मैं कहाँ पे हूँ? तो वो बहुत एकदम से एक इल्यूजन आ जाता है, एक बहुत ज़्यादा सैडनेस में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं वो लोग, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड होता है। उनको लगता है कि बस अभी 5 मिनट में वो फिर से दोबारा अपने शरीर में चले जाएँगे और फिर से अपनी ज़िंदगी को जैसे शुरुआत करनी है वैसे शुरू कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। एक स्टेट ये होता है, और दूसरा जो, जब हम सोल्स की बात करते हैं, कुछ जो केसेस होते हैं वो अटकते नहीं हैं, उनका ट्रांजिशन हो जाता है, और वो इजीली, चाहे वो सुसाइड भी किया हो तो भी इजीली ट्रांजिशन हो जाता है उनका। अच्छा, अभी आपने बताया कि कुछ सोल्स का इज़िली ट्रांज़िशन हो जाता है, तो ऐसा क्यों कि कुछ सोल्स का इज़िली ट्रांज़िशन हो जाए, ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा सोनम जी क्या होता है ना कि जब हम किसी भी एक सोल की बात करते हैं, चाहे वो किसी की वायलेंट डेथ ही क्यों ना हुई हो, वायलेंट डेथ होती है जैसे कि एक्सीडेंट से मरे हैं, मर्डर से मरे हैं, या किसी ने किसी को गोली मार दी है, या सुसाइड से चले गए हैं, वो किसी भी तरीके से उन्होंने इस एक वायलेंटली उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमको ये लगता है कि जो हम अपनी दो फिजिकल आई से देख रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि वायलेंट डेथ है। हुँ, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ओह! अब इसका तो सोल तो ट्रांज़िशन करेगी नहीं, हुँ, कर ही नहीं पाएगी क्योंकि इसका इतना वायलेंट डेथ हुआ है। लेकिन एक्चुअली नहीं, हमको ये समझ में आता है कि हम फिज़िकली तो उसको जाते हुए देख रहे हैं, हुँ, उसके शरीर को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उस समय मेन चीज़ क्या है, कि उस आत्मा के अंदर क्या चीज़ हो रहा है। सपोज़ अगर हम श्री महात्मा गांधी की भी बात करते हैं, हुँ, उनको नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार के उनको अ, मार दिया। मार दिया था, उन्होंने गोली मारी थी, लेकिन लास्ट जो मोमेंट में उन्होंने श्री महात्मा गांधी का हे वर्ड राम, क्या था? हे हे राम। राम। हुँ, उनके अंदर, उनकी आत्मा में कोई किसी के लिए एक घृणा, नहीं किसी के दिखी। लिए कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं था, ना ही उस नथुराम गोडसे के लिए जिन्होंने उनको मारा, उसके लिए भी जो लास्ट मोमेंट थे उनके, जो एक मोमेंट, एक क्षण था इंजरी और डेथ के बीच में, हुँ, उस बीच में जो छोटा-सा एक मूवमेंट होता हुँ, है, हुँ, इंजरी और डेथ के बीच में, अगर हम उस समय अवेयरनेस में रहते हैं, जैसे श्री महात्मा गांधी रहे, अवेयरनेस में थे वो उस समय, उन्होंने हे राम बोला, उन्होंने किसी के लिए कुछ, किसी को गाली नहीं दी, किसी ने के लिए कुछ नहीं कहा, ही वाज़ अवेयर दैट ही इज़ डाइंग। तो उस समय ऐसी स्थिति में, चाहे वो सुसाइड की केसेस हों, चाहे वो ऐसे वायलेंट डेथ की केसेस हों, उनकी आत्मा जो है वो ट्रांज़िशन करती है पीसफुली। यानी सोल का अवेयर होना उस पॉइंट पे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम अवेयरनेस की स्थिति में रहते हैं, जैसे हम मेडिटेटर्स की बात करते हैं, हुँ, ध्यानियों की बात करते हैं, तो हम लोग 24 घंटे अवेयर रहने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस ऑल्सो। हुँ, कुछ टाइम हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ टाइम हम माइंडफुलनेस करते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ आप मेरी बात भी करते हैं, आई ट्राई टू बी माइंडफुल थ्रू आउट द डे, यानी कि माइंडफुलनेस यानी कि टू बी इन द मोमेंट। मैं पास्ट और फ्यूचर में नहीं हूँ, मैं आज में हूँ, प्रेज़ेंट में हूँ, और अपना फ्यूचर प्रेज़ेंट के थ्रू बना रही हूँ। तो जब हम इस अवेयरनेस में आते हैं, तो जब हमारे लास्ट मोमेंट्स होते हैं ना सोनम जी, उस समय भी हम लोग अवेयर होते हैं हुँ, कि हम हुँ। जा रहे हैं। सो जब हम उस समय अवेयर होते हैं, तो हमारी आगे की जर्नी अच्छी हो जाती है। एक ऐसा ही केस था सोनम जी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1988 का केस मेरे पास आया था। उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। ऑलरेडी मैं इतने पुराने जो हैं लोग, उनका नहीं उठाती हूँ। बट ओके। देयर वाज़ दिस मैसेज जो एक एंजल्स के थ्रू मुझे आ रहा था कि मुझे उनके साथ कनेक्ट करके उनकी वाइफ को एक मैसेज पहुँचाना ही पहुँचाना है। बिकॉज़ सोनम जी, मैं कुछ रिलीज़ नहीं करती ऐसे सोल्स को, वो सब एंजल्स करते हैं। मैं सिर्फ़ एक पोस्ट वुमन हूँ, जिसे बोलते हैं कि हुँ, मैसेज डिलीवरी का काम करती हूँ, कि उनका मैसेज वहाँ का मैसेज यहाँ पहुँचा देना। तो जब वो एयर क्रैश हुआ था, और एयर क्रैश बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, जो जिसे बहुत ज़्यादा टीवी में भी दिखाया गया था, जिसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी अभी। तो क्योंकि जो क्लाइंट है वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं चीज़ें, पर्सनल चीज़ें। तो जब वो उनकी डेथ हुई थी, तो वो बिल्कुल प्लेन क्रैश किया, और प्लेन क्रैश करके एक फॉरेस्ट एरिया में गया, और उनकी बॉडी जो थी वो जितना भी था, वो पूरी कवर्ड थी, जिसे फॉरेस्ट में जैसे पेड़, पत्ते, पौधे, फ्लावर्स, इन सब में वो थी।
दब गई कंप्लीटली, थी। हाँ। तो जब उनकी सोल के साथ जब कनेक्ट किया गया, जब तो पता चला कि उन्होंने अभी तक भी जैसे आफ्टर 16-20 इयर्स या 25 इयर्स उन्होंने उसके बाद अब जाके जो है 16.1 इयर्स या समथिंग लाइक दैट उन्होंने इनकारनेशन अब लिया इतने सालों के बाद। ओह! क्योंकि और वो अब इस समय जहाँ पे भी हैं कि जिस जेंडर में भी उन्होंने जन्म लिया है, इस समय वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो मदर अर्थ के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय जो उनका लास्ट मोमेंट थे सोनम जी, वो बहुत ही सुंदर थे क्योंकि वो एक फाइटर पायलट थे और वो माँ के लिए, एक मातृभूमि के लिए वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे। और जब उनकी लास्ट क्षण हुए, चाहे वो एयर क्रैश ही क्यों ना था, वो पूरी तरीके से ज़मीन में चले गए, तो उनको ऐसा लगा जैसे कि मदर अर्थ ने ही उनको कंप्लीटली अपने वूम में ले अपने लिया। वूम में ले लिया है। तो वो लास्ट के क्षण चाहे वो कितना ही वायलेंट डेथ क्यों नहीं था, लेकिन वो इतना सुंदर था कि वो वही सुंदरता अपने साथ लेकर गए। तो चाहे वो एयर क्रैश ही क्यों नहीं था, चाहे उनकी वायलेंट हो गई थी डेथ, चाहे वो उनका बॉडी या फिजिकली बॉडी को डिसइंटीग्रेट होके आप देखते हैं वहां पे, लेकिन जो अंदर की आत्मा एक बीइंग है, जो अंदर है आत्मा, उसके बारे में आप नहीं समझते या नहीं जानते उस आत्मा के उस समय क्या चल रहा है। वो जो इतनी सुंदर चीजें अपने साथ लेकर गए, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और फिर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट या बन रहे हैं या बन चुके हैं या क्या कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली समथिंग विच इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल। तो अब वो कंप्लीटली जो है जिसे बोलते हैं कि एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा था मेरा, जो कि उनके साथ हुआ। तो इस तरह से आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी एक वायलेंट डेथ आप लोग देखते हैं, डज़न्ट मीन कि उनकी जो आत्मा है, वो यहाँ अटक जाती है, क्योंकि लोगों का मेन चीज़ हमेशा एक डर होता है कि हमेशा की ऐसी आत्माएँ अटक जाती हैं, रह जाती हैं। वो वही रहती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, जो सफ़र कर रही होती हैं, जो कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड में होती हैं। और सुसाइडल केसेज़ में जितनी भी सोल्स या आत्माएँ होती हैं, कन्फ्यूज़्ड होती हैं और उनको वहाँ से लाइट की तरफ लेकर जाने में टाइम लगता ही लगता है। ओके। तो क्या जो सुसाइडल जो ये जब होते हैं, कोई एक्ट करता है सुसाइड का, तो क्या उसकी सोल नेगेटिव बन जाती है? उसकी सोल सोनम जी नेगेटिव कभी भी नहीं बनती है। हम लोग किस इमोशन से जा रहे हैं बाहर, हमारी जो आत्मा है वो किस इमोशन को लेके बाहर जा रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट जो डेथ के होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस समय जैसे आप थॉट प्रोसेस अपना लेकर जाओगे, वही आप आगे कंटिन्यू करोगे, वही आपका कर्म भी बनेगा, वही आपका टेंडेंसी भी बनेगी आगे, जिसे हम उसे हम टेंडेंसीज या संस्कारास बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ जो है वो आगे लेके जाएगी। अब सपोज़ एक और क्लाइंट रहे, एक आए थे मास्टर मेरे पास, जिनकी बेटी का बहुत एक सुसाइड से उनका डेथ हुआ एंड शी वाज़ जस्ट 16, 15, 16 इयर्स। एंड 6 महीने की डेथ के बाद जब वो मेरे पास आई, जब उनको मेरे बारे में पता चला, तो जब एंजल्स से मुझे अनुमति मिली उनसे कनेक्ट करने की, तो मुझे समझ में आया कि वो अभी भी उनके जो स्टडी टेबल है, उनका अपना एक फिजिकल वर्ल्ड में एक स्टडी टेबल था, वो वहीं पर ही थी। ओह! क्योंकि अपने ही रूम में उन्होंने अपनी जान ली थी, तो वो स्टडी टेबल में ही फँसी हुई थी वहाँ पे। और वो इसलिए जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड थी कि वो उनसे उनको छोड़ के नहीं जा पा रही थी और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको कैसे छोड़ के जाऊँ। और क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनसे प्यार करती थी, तो उनको ये लग रहा था जैसे क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था और वो इस शौक से, मैं कहूँ तो अभी भी उभर नहीं पा रहे हैं। तो उसको गिल्ट था, उस सोल को गिल्ट था काफ़ी। लेकिन जब उनके साथ उनके पेरेंट्स का मैसेज वहाँ तक पहुँचाया गया, उनको कुछ चीज़ें समझाई गई, एंजल्स के थ्रू उनको लाइट दिखाई गई, तब जाके उनका रिलीज़ हुआ। तो उससे पता चला कि किस तरीके से हम जो लास्ट इमोशन जो होता है हमारा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे हम किसी भी तरीके की डेथ में जाएँ, नेचुरल या अननेचुरल। तो जब हम बाहर निकल रहे हैं उसके बाद, उससे पहले के जो मोमेंट्स में जो एक इमोशन है, वो लेके हम जाते हैं। तो वो जो सोल थी वो बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे उनको, जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी और वो जा नहीं पा रही थी।
लेकिन यस, जब उनको लाइट दिखाई जाती है, जब उन्हें आश्वासन दिया जाता है, तो वो किसी को परेशान नहीं करती हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहती हैं, वो खुद ही इतना परेशानी, इतनी पेन, इतनी सफरिंग में होती हैं कि वो दूसरे को परेशान क्या करेंगी। तो फिर वो उस तरीके से वो फिर जब उनका रिलीज़ हुआ तो वो वहाँ से चली गई। तो नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगी कि हो जाती हैं, लेकिन हाँ, गिल्ट में होती हैं। गुस्सा होता है उनको बहुत ज़्यादा, रोष होता है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। क्योंकि डिसीजन तो उन्होंने ही लिया था। एग्ज़ैक्टली, और लोगों के ऊपर भी गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस की जी, वजह से सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, लोग जिनकी वजह से उनको ये स्टेप स्टेप लेना लेना पड़ा, पड़ा। तो वो उस गुस्से के साथ वो जाती हैं। हुँ। तो सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग ये देखें कि हमारे लास्ट के मोमेंट्स क्या गए हैं। अच्छा, तो शारू जी, अभी हमने बात की सुसाइड की। अगर हम बात करें नेचुरल डेथ की, तो क्या जिनकी नेचुरल डेथ हुई है, जिनका सोल प्लान था कि अब इस मोमेंट पे, इस एज पर मुझे ये बॉडी छोड़नी है, वो जब छोड़ते हैं तो क्या उनका ट्रांज़िशन ईज़िली हो जाता है? उनका ट्रांज़िशन ईज़िली होता है, लेकिन उसके लिए भी सबसे बड़ा एक चीज़ होता है, वो है इमोशन। इमोशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला, चाहे वो सुसाइड केसेस हों, चाहे वो नेचुरल डेथ के केसेस हों, लास्ट इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज़ अगर एक इंसान डेथ बेड पे है, हुँ, हुँ? और वो जाने वाला है और उसके आगे-पीछे सारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो हुँ, आपको तो क्या लगेगा? आपको लगेगा ओह! ये तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि इनके सारे फैमिली मेंबर्स इनके साथ हैं और हुँ। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनफैक्ट इनका ट्रांज़िशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी नहीं, अगर सपोज़ उस इंसान की जिसकी डेथ होने वाली है, अगर उसके अंदर किसी के लिए गुस्सा घूम रहा है, अगर उसके अंदर अभी भी किसी के लिए हेट्रेड है, अगर अभी भी किसी के साथ अटैचमेंट रखा हुआ है और अगर अभी भी किसी चीज़ की चिंता उनको सता रही है, तो उनका जो ट्रांज़िशन होगा वो बहुत ईज़ी नहीं होगा, टाइम लग जाता है उसमें। या तो वो लिंगर ऑन करेगा या अगर वो जाएँगे भी तो अपने साथ उस उस इमोशन को लेते हुए चले जाएँगे। मतलब अच्छा। उसी प्रॉपर इमोशन को लेके जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। सपोज़ एक जो रिलेटिव रही मेरे मेरे यहाँ पे, जो मेरे हस्बैंड के साइड के रिलेटिव, सो शी वाज़ इन हर 60s एंड पिछले 10 से 15 सालों में उनकी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी एंड शी वाज़ कंप्लीटली बेड रिडन एंड उनकी जो हड्डियां थी वो बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी। तो लेकिन वो डेथ को एम्ब्रेस नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कर्म खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। सो व्हेन एंजल्स टोल्ड मी, और वहाँ पे उस समय किसी और की भी अनफॉर्चुनेटली उस समय डेथ हुई तो हमें जाना पड़ा वहाँ पे। तो एंजल्स ने मुझे कार्यभार सौंपा कि इनकी डेथ के लिए, एक ईज़ी ट्रांज़िशन के लिए तुम्हें उन्हें कुछ कहना है। तो वो चीज़ जब मैंने उनको बोली और उनकी इमोशंस थोड़े रिलीज़ हुए, शी वाज़ नॉट एबल टू टॉक ऑल्सो, शी यूज्ड टू लिसन ओनली। मतलब वो लेटी रहती थी, अपनी सिर्फ़ आँखों से हाँ करती थी या ना करती थी और कुछ भी उनका नहीं चल रहा था। तो जब वो चीज़ जो एंजल्स ने मुझे बोली और उन तक वो पहुँचाई गई, विदिन 10 डेज़ उनकी जो है उन्होंने फिज़िकल बॉडी छोड़ी, जो वो नहीं छोड़ पा रही थी। कई सालों बिकॉज़ से वो अटकी हुई एग्ज़ैक्टली, थी। एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ इमोशंस एंड अटैचमेंट्स। देन जब लास्ट में उनको फॉरगिवनेस करवाया, उनको कहा कि अपने आप को माफ़ करने के लिए, उन सभी लोगों को माफ़ करने के लिए जिनको उन्होंने कभी माफ़ ही नहीं किया। तो जब वो एक-एक करके वो करती गई और उनकी बेटी को, उनके बेटे को भी समझाया गया, जब उन्होंने ये चीज़ें करवाई, तो विदिन 10 डेज़ शी लेफ्ट द बॉडी। सो इसीलिए कहा गया है सोनम जी कि हमारे लास्ट के जितने भी मोमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो नेचुरल डेथ हो चाहे अननेचुरल हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब अगर आप किसी के सामने हैं जिनकी डेथ होने वाली है, तो उसके लिए राइट एटमॉस्फेयर, राइट एनवायरनमेंट, राइट थॉट, राइट इमोशन, राइट एनवायरनमेंट जिसमें कि आप इंसेंस जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं, मंत्रास, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तब जाके एक पीसफुल तरीके से एक सोल जो है वो जाती है। अच्छा, अभी तो आपने बात की कि जो लोग, जैसे आपने बताया कि आपने एक जो हैं आपके रिलेटिव जो काफ़ी टाइम से फँसी हुई थी, उनको आपने 10 डेज़ में रिलीज़ किया। कुछ नहीं, मैसेज मैंने दिया। रिलीज़ नहीं ये किया। तो मैं मतलब, क्योंकि एंजल्स ने आपको ये कार्यभार सौंपा कि आप उनको ये मैसेज दें, जी। और आपके उस मैसेज को उन्होंने समझा, और जो इतनी सफरिंग्स थी उनकी, उन्होंने 10 दिन में उसे
खत्म कर दी। जी। अब अगर मान लीजिए यहाँ एक केस लेते हैं कि कोई ट्रोमा नहीं, क्या कहेंगे उसे, कोमा, हुँ। जैसे कोई कोमा में है कोई पेशेंट बहुत टाइम से है, वो तो समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वो सोल जो ट्रैप हो गई है, उसको कैसे रिलीज करेगा कोई? जब हम कोमा केसेस की बात करते हैं तो वो है लाइफ बिटवीन लाइफ के केसेस, राइट? तो उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक सोल ने डिसाइड किया नहीं है कि वो जा रही है कि वो यहाँ पे रह रही है, क्योंकि ओके। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोमा में ही रह के लाइफ बिटवीन लाइव्स में वो लोग ये चैलेंज ले लेते हैं, या इस चैलेंज को या एक अपने सोल प्लान को इस तरीके से बनाते हैं कि उन्हें वापस आना है लोगों की सेवा करने के लिए। सपोज अगर हम लाइफ बिटवीन लाइव्स में बोलते तो अनीता मुरजानी जी, जिनकी बात हम करते हैं, जिन्होंने किताब भी लिखी डाइंग टू बी मी, तो जब हम उनकी बात करते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम था जिसमें वो लाइफ बिटवीन लाइव्स में रही थी, जिसमें फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपनी लाइफ को खत्म नहीं करूंगी, मैं वापस आके लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाऊंगी और लोगों के अंदर अवेयरनेस भरूंगी, जो कि वो अभी तक कर रही हैं, हाँ। जिसमें कि वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रही हैं कि किस तरीके से एक आफ्टर लाइफ होती है और क्या होता है। उसी तरीके से कोमा के किसी भी केसेस में हमें एज रिलेटिव्स वी जस्ट हैव टू गिव लव एनर्जीज टू द सोल, चाहे वो किसी भी तरीके, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी जद्दोजहद में या किसी भी तरीके से, जो भी एक जैसे बोलते हैं कि स्ट्रगल चल रहा होता है उस समय हमें सिर्फ वी हैव टू गिव लव एनर्जी रादर देन एनी वरीसम एनर्जी। हमें आराम से शांति से बैठना है उस समय, क्योंकि ये सिर्फ ही सिर्फ सोल का फ्री विल है कि वो क्या करना चाहती है, और आप नहीं जानते उस समय उस जिंदगी में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, क्योंकि कोमा में यूजुअली लाइफ बिटवीन लाइव्स में सोल कीप्स कमिंग गोइंग इन एंड आउट होता रहता है। तो आप नहीं जानते, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें कोमा में रहने वाले लोग भी फॉर फ्यू सेकेंड्स वो आ जाते हैं और फ्यू सेकेंड्स के बाद निकल जाते, मतलब फिर से कोमा में चले जाते हैं। तो वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो सोल इज नॉट एबल टू डिसाइड येट कि क्या करना है, और वो वहां पे अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स और अपने जितने भी लोग हैं वहां पे, जो जो भी उनके उस सहायक दुनिया हैं, के, हाँ। एग्जैक्टली उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आगे कैसे करना है। सो प्लीज गिव देम टाइम, एंड उनको जो करना है वो उनका फ्री विल है, आप उसमें सिर्फ अपना प्यार दे सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा शारू जी, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि स्पिरिचुअल लोगों को ये मैसेज दिया जाता है या ये उनके लिए होता है कि आप मोह माया छोड़ दो, है ना? और हर चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करो जैसे हैं जो हैं। तो अगर किसी की डेथ होती है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम ऐसे दिखाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है ना? क्या ये सही है? सोनम जी, मैंने एक चीज जो आध्यात्म में ये भी सीखी है कि किसी भी तरीके का मुझे मास्क नहीं लगाना है, हुँ। मुझे अपने लिए ऑथेंटिक रहना है। तो और क्योंकि मेरा डेथ के साथ बहुत बड़ा एक रिश्ता हो गया है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, तो मैंने ये समझा है एक चीज कि अगर हम शोक की बात करते हैं या ग्रीफ की बात करते हैं, तो शोक या ग्रीफ होना एक इमोशनल, एक जिसे बोलते हैं एक ह्यूमन इमोशन है, और ग्रीफ जो है ये एक्सटेंशन ऑफ लव है और कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। बिकॉज अगर सपोज आज की डेट में सोनम जी, मुझे सिर्फ इतनी चीज बताइए, अगर आप एक चीज से बहुत प्यार करती हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिससे आप प्यार करती हैं, अचानक से वो गुम जाता है, कैसा फील करेंगे आप? परेशान हो जाऊँगी, उसे ढूँढने की कोशिश करूँगी। हाँ, और क्या होगा, और नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाऊँगी। दुखी हो जाएंगी, रोएंगी भी। हाँ, बिल्कुल। ठीक जो है, चीज़ अपनी होती है उससे अटैचमेंट तो सपोज होता अगर हम है। फोन की बात करते हैं, आज हाँ। आपका फोन गुम जाए, नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते। तो हम यहाँ पे एक जीते जाते जागते इंसान की बात कर रहे हैं, जिसके साथ हमने इतने कितने साल गुजार साल। दिए, तो उसके जाने का गम तो होगा ही होगा, बिल्कुल। और गम होना भी चाहिए, हुँ। क्योंकि एक इंसान है जिसने हमने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है सपोज, या कोई एक इंसान जो एक बच्चा है जो चला गया, जिसको हम लोगों ने 10 साल 15 साल अपनी गोद में खिलाया है, वो चला जाता है अचानक से, तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा या हमें गम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्रॉब्लम तब आती है सोनम जी, जब हम वी बिकम ग्रीफ। हमें ग्रीफ बनना नहीं है, हमें शोक बनना नहीं है, हमें शोक को फील करना है, व्यक्त करना है। व्यक्त करना है। हुँ। और आज की डेट में क्या होता है ना, कि हर एक इंसान जो एक शोक युक्त इंसान है, उसके पास रिलेटिव्स आके बोलते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में, कि भाई तुम्हें स्ट्रांग बनना है,
क्या हो गया, अब ये चीज़ हो गई, आना था, आ गया, चला इंसान चला गया, चलो जब तक था तब तक तो तुम्हारे साथ ही था ना, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे एक मेरे पास केस आया, क्लाइंट थे मेरे पास, जो उनके जो बच्ची ने उन्होंने जिन्होंने सुसाइड किया, तो जब मतलब वो उनके रिश्तेदारों ने, उनके दोस्तों ने उस समय कोई एक इमोशनल सपोर्ट ही नहीं दिया। उनको ये बोला गया, कोई बात नहीं, अब धीरे-धीरे गेट ओवर इट, कोई बात नहीं, जब तक वो थी तब तक तो प्यार दिया उसने, तो हम आगे क्यों नहीं, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी सोनम जी, हम ग्रीफ की बात करते हैं ना, ग्रीफ कोई एक इलनेस या डिज़ीज़ नहीं है, हुँ, जिसको हमको फेंक देना है, निकाल देना है, खत्म कर देना है। ग्रीफ एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम लोगों ने एक्सेप्ट करना है, और जब तक हम ग्रीफ या शोक व्यक्त नहीं करते, तब तक हमारे अंदर की इमोशंस भी जो हैं वो कंप्लीटली शांत नहीं होंगे। हमें एक्सेप्ट करने के लिए हील होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये इंसान, जितने लोग जो सुसाइड केसेस करते हैं, उनके पेरेंट्स हों, चाहे घर वाले हों, वो कितने ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं। बहुत अगर हम ये बोलते हैं कि भैया देखो तुम स्पिरिचुअल हो, डेथ को तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, करना भी चाहिए, तुम्हें एकदम स्ट्रांग बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन पहले आप शोक को व्यक्त तो करो। ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है या हमारी एक इमोशन तो सभी के अंदर ही है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, बिकॉज़ वो अपने रिलेटिव्स के सामने, फ्रेंड सर्कल के सामने अपने आप को व्यक्त ही नहीं कर पाते। नॉर्मल रहने की कोशिश करते नॉर्मल हैं। रहने की कोशिश करते हैं, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्लिप इनटू डिप्रेशन। सो आई वुड हुँ, ऑलवेज रिक्वेस्ट, मैं आप सभी दर्शकों का बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई एक इंसान इस तरीके से किसी भी सुसाइड से या कुछ ऐसी चीजों से जो एक अननेचुरल चीज है, या नेचुरल डेथ से भी अगर कोई किसी का प्रियजन है और वो गुजर रहा है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको एक इमोशनल सपोर्ट दें। उनको ये मत बोलें कि आप स्ट्रांग रहो, कोई बात नहीं, हो गया, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। प्लीज डू नॉट गिव दिस स्टेटमेंट्स। प्लीज ट्राई टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, और इस समय आपकी जरूरत उनको बाकी दिनों से ज्यादा है। अच्छा अभी आपने बताया कि हमें हमारा ये जो ग्रीफ का इमोशन है इसको व्यक्त करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जैसे किसी का बच्चा चला जाए या किसी का पति चला जाए, वो हर वक़्त अगर दुखी है, ग्रीफ में ही है और जैसे एक होता है व्यक्त करना लेकिन उस चीज़ में अपने आप को भर लेना या उस स्थिति में ही अपने आप को सरेंडर कर देना कि अब तो मैं दुखी ही रहूँगी, इसके बिना जी नहीं सकती, वो कहाँ तक सही है? वो नहीं है सही। जैसे मैंने कहा कि जब हम शोक की बात करते हैं कि आपको सराबोर नहीं होना है कंप्लीटली, आपको शोक में परिवर्तित नहीं होना है। हुँ, आपने अपने पूरे बीइंग को, पूरी बॉडी को कंप्लीटली चेंज नहीं कर देना है ग्रीफ में। स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज़ इट्स अ प्रोसेस। कुछ लोग 1 साल लेते हैं, कुछ लोग 6 महीने लेते हैं, कुछ लोग जन्मों-जन्मांतर ले लेते हैं कि एक ग्रीफ को हटाने में, एक शोक को हटाने में। तो आपको यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद योरसेल्फ कि ठीक है, मैं एक ग्रीविंग प्रोसेस है, मैं इससे धीरे-धीरे बाहर निकल रही हूँ, और उस समय ध्यान का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और उसका रोल हाथ आ जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग, जो माइंड है, वो शांत। रेस्ट करता है। हुँ, उससे हमारा दिमाग कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है, और हमको अपनी लाइफ की थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगती है। और जब हम क्लैरिटी मिलने लगती है तो हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर हमारी हीलिंग शुरू होती है। और इसमें ध्यान बहुत बड़ा एक, जिसे बोलते हैं, उसका एक कंट्रीब्यूशन रहता है। अच्छा अभी हम जैसे डेथ की बात कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने जिनके जो लव्ड वन चले गए हैं, वो उनकी सोल से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। ये प्रोसेस सही है? देखिए सोनम जी, जब हम किसी भी कनेक्शन की बात करते हैं सोल से, उसका कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जाना चाहिए किसी भी इंसान को। कोई भी एक इंसान, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, एक इंसान के अंदर दिल में होता है कि मैं एक बार ही अपने उस प्रियजन से बात करूँ या देख लूँ। लेकिन आप एकदम से अगर आप बोलें कि मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो पूरी तरीके से आप कनेक्ट नहीं कर सकती, बट एक आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी ये चीज़, कि आपको वो सुन रहे हैं, आपको वो देख भी रहे हैं, जो चले गए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आपको सुनते नहीं हैं या देखते नहीं हैं। दे कैन वेरी वेल डू दैट, एंड दे आर कनेक्टेड विद यू थ्रू योर लव वाइब्रेशन। वो उनके आपके साथ कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो वो आपको सुन भी पाएँगे।
लेकिन आप इसलिए नहीं सुन पाते उनको क्योंकि आप इतने ज़्यादा शोकग्रस्त होते हैं, इतने ज़्यादा आप परेशान होते हैं कि आप पूरा आपका जो थॉट होता है उसने आपको क्लाउड करके रखा हुआ होता है और अगर आप डिवाइन कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं। हुँ। तो कनेक्शन मैं बोलूँगी कि अगर एक सिंपल कनेक्शन अगर आपको चाहिए कि तब आप एक प्यार की कनेक्शन से उनसे बात कर सकती हैं। उनको एक बहुत सारा प्यार दे सकती हैं, उनको आप सिर्फ़ ये बोल सकती हैं कि तुम जहाँ पे हो, बहुत खुश रहो, सब कुछ सही रहे, सब कुछ अच्छा रहे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि जब हम मीडियमशिप की बात करते हैं या हम प्रॉपर कनेक्शन की बात करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा साधना लगती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है क्योंकि आप किसी भी डायमेंशन में एकदम से आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसे सोल्स के साथ जो कि अननेचुरल डेथ प्रोसेस से गए हैं। सो कनेक्शन मैं बोलूँगी कि कनेक्शन कोई अगर एक टेम्परेरी कनेक्शन है जिसमें आप अपनी बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप ध्यान में बैठ के अपनी बात प्यार से उन तक पहुँचा सकते हैं, दैट्स इट। रेस्ट इज़ अप टू देम, उनका फ्री विल है, उनकी मर्ज़ी है, वो किस तरीके से आपके पास मैसेज पहुँचा रहे हैं या पहुँचाना चाहते हैं या नहीं पहुँचाना चाहते। राइट। अच्छा, हमने बात की सोल प्लान के बारे में। तो आपने बताया कि सुसाइड कभी भी सोल प्लान का हिस्सा नहीं होती है क्योंकि कोई भी सोल ये डिसाइड नहीं करती है कि मैं बीच में अपने आप को क्विट करके भागने वाली हूँ। तो सुसाइड तो इसका सोल प्लान का हिस्सा नहीं हुई। अब अगर हम बात करें एक्सीडेंट की या हम बात करें मर्डर की, क्या ये सोल प्लान का कभी भी हिस्सा होते हैं? देखिए, जब हम एक्सीडेंट की बात कर सकते हैं, टू एन एक्सटेंट जो होता है, ये एक सोल प्लान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जब हम एक्सीडेंट की बात करते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि एक एक्सीडेंट के हो जाने के बाद भी एक इंसान वापस आता है। हाँ, हाँ। कुछ लोग जैसे कुछ लोग जैसे हुँ। एक्सीडेंट बहुत गंभीर एक्सीडेंट होता है और उसके बाद भी आता है। जैसे मेरे डैड का एक एक्सीडेंट हुआ था, जब वो थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी वो वापस ही केम बैक क्योंकि उनका सोल प्लान में अभी इतने एज जो था लिखा था और उनको अभी इतना कर्म करना था, तो वो वापस से दोबारा से आ गए। तो कभी-कभी एक्सीडेंट भी ये देखा गया है कि एक्सीडेंट के से आने के बाद उन लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी में एक पुश मिलता है और वो अवेयरनेस हो जाती है। एग्ज़ैक्टली और लोगों की सेवा करने के लिए भी वो आ जाते हैं। सो समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट। सो समटाइम्स अगर वो ग्रेटर गुड के लिए है, यूनिवर्स के अच्छे के लिए है, लोगों के अच्छे के लिए है, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंट के बाद भी वो इंसान वापस आता है और सोल प्लान में वो होता है। मर्डर जो होता है, जब हम मर्डर की बात करते हैं तो वो जो है एक कर्म के ऊपर होता है। यानी कि हमारा कार्मिक रिलेशन होता है उस इंसान के साथ और कार्मिक बैलेंसिंग होनी होती है। इस वजह से चाहे वो एबॉर्शन हो, चाहे वो मिसकैरेज हो, चाहे वो हमारे मर्डर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई कोई एक किसी भी तरीके का ऐसा इमोशन जो बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं भयानक एक्सपीरियंस होता है, हुँ। दैट हैज़ टू डू विद द कर्म। कार्मिक होता है ये रिलेशंस, कार्मिक होती हैं ये चीज़ें जिसकी वजह से ये सब होता है। अच्छा शारू जी, अभी हमने बात सुसाइड के बारे में काफ़ी हम डीपली बात कर रहे हैं। तो जिस घर में सुसाइड होती है, मैंने ज़्यादातर देखा है या ऐसा ही ऑब्ज़र्व किया गया है कि लोग उनसे दूरी बनाते हैं, उन हुँ, फैमिली से या उनके घर जाने से अपने आप को बचते हैं, कतराते हैं। मैं इनफैक्ट मेरे ही लाइफ़ का मैं आपके साथ एक रियल केस अगर शेयर करूँ तो मेरे जो होम टाउन में जो एक नेबर में एक फैमिली है, उनके यहाँ पे उनके 2 बेटों की डेथ हुई। एक नेचुरल डेथ थी, कोई सुसाइड नहीं था, बट एक के बाद एक दोनों बेटे चले गए। अब उस घर में जो आस-पास के लोगों का ये माइंडसेट हो गया कि इस घर में कुछ है, ठीक है? तो उनके घर उन्होंने जाना छोड़ दिया। अब वो उस घर को सेल करना चाहते हैं, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। वो बिक नहीं रहा है क्योंकि सबको ये लगता है कि इस घर में आत्माएँ हैं, कुछ ब्लैक मैन एनर्जी है, कुछ है। ये कितनी सही हो सकती है बातें? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर किसी ने सुसाइड किया है कहीं पे, तो वो वहाँ पे अटकी हुई है या कुछ ऐसा है अनलेस एंड अनटिल वो केस जो है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ केस है। मैं उन चीज़ों में नहीं अंदर जाना चाहूँगी ऑब्वियसली लेकिन अगर कोई एक डेथ हुई है या सुसाइड केस ही हुआ है, तो वहाँ पे एकदम से घर हॉन्टेड नहीं बन जाता बिकॉज़ डेथ इज़ अ डेथ और अगर उस इंसान ने उस जगह वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है, डज़न्ट मीन कि वो आके आप लोगों को हॉन्ट करेंगी या कोई भी एक इंसान अंदर अगर घर में आ रहा है, तो उसके ऊपर वो कुछ कर देंगी, ऐसा नहीं होता बिकॉज़ जो वो आत्माएँ हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में होती हैं। मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि कितना
पेन होता है, कितना उनके अंदर रोष और एंगर होता है, और उससे ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं वो। तो वो अपने आप के साथ ही इतना जूझ रही होती हैं कि वो दूसरे को वो क्या परेशान करेंगी। और दूसरी बात है, नेगेटिव एनर्जीज़ कभी भी हमारे डायमेंशन में डैबल नहीं करती अनलेस एंड अनटिल हम इंटरफेयर करना शुरू कर दें, तब तक वो डैबल नहीं करती हैं। वो वहीं रहती हैं जहाँ उनको रहना है, उनको रिलीज़ मिलता है तो वो वहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं करती। यूजुअली जब, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ और मैं शिव बाबा को भी मानती हूँ, दोनों चीज़ें मैं करती हूँ, तो मैं ध्यान बहुत ज़्यादा करती हूँ, स्पेशली जहाँ पे डेथ हुई होती है। वहाँ पे जैसे सपोज़ अगर मैंने भी अपने किसी प्रियजन की डेथ अगर मैंने देखी है या कहीं मैं जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे सिर्फ़ ध्यान करने बैठ जाती हूँ। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग सब लोग इतने स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों ही होते हैं, वहाँ पे हवन क्रिएट किया जाता है, हवन किया जाता है आफ्टर द डेथ, और रिचुअल्स होते हैं जिनका एक प्रॉपर मीनिंग भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। प्लस अगर हम लोग वहाँ ध्यान करें बैठ के, तो हमारी ऊर्जा से ही वो जो एक आत्मा है, अगर वो फंसी हुई है, वो भी उस लाइट को देख के निकल सकती है। यानी कि वो रिलीज, हम अगर एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में बैठ के वहां पे, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में बैठ के अगर हम लोग 50 लोग वहां पे ध्यान करते हैं, हमारी ध्यान की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इंसान जो जो वो एक सोल, जो आत्मा अटकी हुई है, उसके अंदर इतनी जो एक जिसे एक फीलिंग आ जाती है कि वो एक उस लाइट को भी देखने के लिए जिसे कहते हैं वो आगे बढ़ जाती है, और वो आपने ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें वो चली भी जाती है, यानी उनको ट्रांजिशन स्मूथली मिल जाता है। ट्रांजिशन मिल जाता है। तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं यही बोलूंगी सोनम जी कि इनसे डरना नहीं है। और कभी भी उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ पे ये एक एक्सपीरियंस हुआ है, उन घरों में ऐसा नहीं कि जाना आप लोगों ने बंद कर देना है, क्योंकि उनके खुद के पेरेंट्स या उनके खुद के लव्ड वंस इतने ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, आपके इस रवैये से वो और ज़्यादा टूट तकलीफ जाते पाते हैं। हैं, और ज़्यादा टूट जाते हैं, और उनको स्ट्रेंथ मिल ही नहीं पाती, चाहे आप फ़ोन पे उनको बोल रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहो, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते। अच्छा शारू जी, जैसे हम डेथ की को इतना अच्छे से क्लियरली हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जब किसी की डेथ होती है, तो हमने जनरली वर्ड सुना है 13वीं या 13 दिनों तक जो वो पूरा प्रोसेस होता है। तो क्या 13 दिनों तक वो आत्मा वहीं रहती है, उन्हीं उसी घर में या जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसमें रहती है? क्या वो हमें सुन सकती है? और क्या उस दौरान हमें उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए? देखिए जब हम किसी भी डेथ की बात करते हैं और 13वीं की बात करते हैं, एक रिचुअल की बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारी जो, जब हम यहाँ इस देह को छोड़ के जाते हैं, तो वो आत्मा 13 दिनों तक हमारे आस-पास ही होती है। वो हमको सुनती भी है, समझती भी है, सिर्फ़ हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हम उतनी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, वो ज़रूर उनकी एनर्जीज़ को फ़ील कर सकते हैं। तो वो वहीं पे होते हैं, सुन रहे होते हैं। अगर उस समय आपको उन तक कुछ चीज़ें पहुँचानी है, चाहे प्यार का भाव है, चाहे कुछ भी है, उस समय मतलब आप उनको किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करें, किसी चीज़ की या गिल्ट फीलिंग ना दिखाएँ। आप सिर्फ़ उनको प्यार की जब आप भावना भेजते हैं उन तक, तो उनके लिए ही बहुत अच्छा होता है और आपके लिए भी अच्छा होता है। यूजुअली लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम उनको पानी दे पिलाएँ या उनको खाना खिलाएँ? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही हमने अपनी देह को छोड़ा, हमारी जो फिज़िकल बॉडी के सर्कमस्टेंसेस या फिज़िकल बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो भी उस समय खत्म हो जाती हैं। तो हम लोग को भूख-प्यास नहीं लगती क्योंकि हम लोग एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो एनर्जी लेवल में होने के बाद हम लोग वहाँ से ये नहीं माँगेंगे आपसे कि हमें खाना दे दो, पानी दे दो, हमें ये भूख लगी है, अभी हम भूखे हैं। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, रादर हम लोग ध्यानी है, ध्यान करके बैठ सकते हैं और उन तक अपनी जो अंदर की एक फीलिंग है या प्यार है, वो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं क्योंकि उस समय वो सुन रहे होते हैं। तो शारू जी, आज आपने डेथ को, सुसाइड को और जो हमारी सोल को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट जो ये ट्रांजिशन और इतना स्मूथनेस में आपने सारी चीज़ें क्लियर की, आई एम श्योर कि हमारे जो भी व्यूअर आज इसे देख रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब हमारा कोई अपना चला जाता है, तो हमें अपने दिल का जो दर्द है, दुःख है, वो व्यक्त करना चाहिए। उनके प्रति अपना प्रेम भाव सदैव रखना चाहिए। शारू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शुक्रिया। टाइम, फॉर योर नॉलेज। जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं
और जिन्होंने पहले भी मुझे बहुत प्यार दिया है, तो कोशिश करूँगी यही कि आप तक बहुत सी चीज़ें पहुँचाऊँ अलग-अलग तरीके से सोनम जी के साथ, ताकि आप लोगों का भी एक नॉलेज बेस बढ़े, एक आप स्पिरिचुअल एक अध्यात्म में जो आप जा रहे हैं, उसको बिना डाउट के और बिना किसी भी शंका के आगे बढ़ें और प्यार से और अच्छे तरीके से अपने आध्यात्मिक रूप को, स्वरूप को स्वीकार करें, एंड सो दैट यू कैन बी द ट्रू सेल्फ ऑफ योर्स। सो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शुक्रिया सोनम जी। थैंक